हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम न्यूक्लियर स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियाई चैप्टर का एक और टॉपिक करेंगे जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस। मतलब कि हमें क्या करना है, न्यूक्लियस के साइज को पता करना है। ठीक है, तो इससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। आपने इस वीडियो से प्रीवियस वीडियो में रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा था जिसमें आपने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। ठीक है, उसमें हमने क्या करा था, एक गोल्ड फॉइल ली थी और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को फॉल करवाया था और हमने देखा था कि जो बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल्स हैं उस गोल्ड फॉइल में से पास हो रहे हैं बिना किसी डेविएशन के। ठीक है, कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो डेविएट कर रहे थे स्मॉल एंगल्स पर, और बहुत बहुत कम जो अल्फा पार्टिकल थे, बहुत कम अल्फा जो पार्टिकल थे वो क्या कर रहे थे, जिस पाथ से आए थे उसी पाथ को वापस चले गए। मतलब कि अपने पाथ को क्या कर लिया था, उन्होंने रिट्रेस कर लिया था। ठीक है, जो आपका जो थर्ड ऑब्जर्वेशन थी वही मैंने यहाँ बनाई है। ये आपका अल्फा पार्टिकल है। ठीक है, और ये हम मान लेते हैं आपकी गोल्ड फॉइल का न्यूक्लियस है। गोल्ड फॉइल बहुत सारे एटम से बना होता है ना, तो हम मान लेते हैं कि उसी किसी एटम में से ये एक न्यूक्लियस है। तो जो मैंने क्या कहा, बहुत कम जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो क्या हुए थे, अपने पाथ को उन्होंने रिट्रेस करा था। वो क्यों करा था, क्योंकि वो किसको अप्रोच कर रहे थे, मतलब कि जो अल्फा पार्टिकल जो वो वाले थे वो सीधा न्यूक्लियस को अप्रोच कर रहे थे। मतलब कि गोल्ड फॉइल में जो न्यूक्लियस था ना उसको अप्रोच कर रहे थे, और अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसलिए उनमें जो रिपल्शन है वो ज़्यादा होगी। और अल्फा पार्टिकल्स ने फिर क्या किया, अपने ही पाथ को रिट्रेस कर लिया, मतलब जिस पाथ से आए उसी पाथ को वो वापस चले गए। ठीक है, तो यही डायग्राम यहाँ बनी है। ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है, ये न्यूक्लियस है, ये अल्फा पार्टिकल इसके पास आया। ठीक है, और इस पॉइंट से ये क्या हो गया, वापस चला गया उसी पाथ से जिस पाथ से ये आया था। ठीक है, जो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट जिस पाथ पे ये आके रुका और यहाँ से वापस चला गया। ठीक है, ये वाला पॉइंट और जो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, ठीक है, जहाँ कह लो ये जो डिस्टेंस होता है, इसको ही हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, इसको मैं आर नॉट मान लेता हूँ। ठीक है, तो जो ये वाला डिस्टेंस है, ये वाले पॉइंट और इस न्यूक्लियस के बीच में, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब इसको हम अगर लिखना है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए हमें इसको थोड़ा अच्छी तरह समझना होगा कि ये कैसे हो रहा है। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आपको पता है कोई भी आपकी जो मूविंग बॉडी होती है उसके पास जो टोटल एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के सम के इक्वल होती है। ठीक है, इसी तरह जो ये अल्फा पार्टिकल है ये भी मूव कर रहा है, न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो जो ये अल्फा पार्टिकल जो है ये न्यूक्लियस की तरफ क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, इसके पास जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होगी। काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, जब कोई बॉडी मूव करती है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। हम कहते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब है, एक हिसाब से हम ये कहते हैं कि वो मूव कर रही है। इसी तरह जो अल्फा पार्टिकल ये मूव कर रहा है तो उसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो बॉडी के अंदर क्या होती है, स्टोर होती है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए, ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ गया। ठीक है, ये जा रहा है, जैसे जैसे ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, ये स्लो होता जाएगा, क्योंकि जो ये न्यूक्लियस है ये रिपेल कर रहा है इस अल्फा पार्टिकल को। तो जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ जाएगा वैसे वैसे ही क्या होगा, इसकी जो स्पीड है वो स्लो होती जाएगी। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जब ये इस पॉइंट पे पहुंच गया तो यहाँ इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो हो गई। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बिल्कुल जीरो होगी। अब देखिए, यहाँ इस पॉइंट पे अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो वो क्या होगी, वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि जब ये अल्फा पार्टिकल यहाँ आ रहा था ना तो इसके पास एक एनर्जी स्टोर हो रही थी। कौन सी एनर्जी, जो एनर्जी इसको कहाँ भेजेगी, वापस की तरफ भेजेगी। ठीक है ना, क्योंकि जैसे जैसे पास आ रहा है वैसे वैसे रिपल्शन बढ़ रही है न्यूक्लियस की तरफ से। ठीक है, तो एक मैक्सिमम पॉइंट पर ये पहुंच कर वापस को जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे ये वापस आ रहा है तो ये अपने अंदर एक एनर्जी को स्टोर कर रहा है, इस न्यूक्लियस की रिपल्शन वाली जो एनर्जी है। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। तो इस पॉइंट से ये क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। तो हम क्या कह रहे हैं, जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है वैसे वैसे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज होती जाएगी और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, और इस पॉइंट पर आकर जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो हो जाएगी और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। हम ठीक है, यही वाला पॉइंट और जो ये न्यूक्लियस है
इसके बीच के डिस्टेंस को फिर हम क्या कह देंगे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो अब देखिए हमें लिखना कैसे है, जो मैंने समझाया बस वही लिखना है। Suppose an alpha particle with a constant initial velocity v is traveling towards the nucleus। कोई अल्फा पार्टिकल है जिसके पास हम मान लेते हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, v है, ठीक है, और वो न्यूक्लियस की तरफ क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, ठीक है। As the alpha particle approaches the nucleus, its velocity goes on decreasing due to electrostatic force of repulsion। मैंने क्या कहा था, जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, उसकी स्पीड कम होती जाएगी। क्यों? स्पीड का कम होने का क्या मतलब, वेलोसिटी कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो फोर्स लगा रहा है, मतलब कि अल्फा पार्टिकल और इसके बीच में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है, जिसके कारण इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। सो हम क्या कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो अल्फा पार्टिकल की क्या हो रही है, गोज ऑन डिक्रीजिंग, वो डिक्रीज होती जा रही है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जाती मतलब कि होती जा रही है, ठीक है। एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, द अल्फा पार्टिकल इज स्टॉप। किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, न्यूक्लियस से कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, वो पर्टिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये वाला डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ जाके जो अल्फा पार्टिकल वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, और जो सारी की सारी जो काइनेटिक एनर्जी है ना, जो काइनेटिक एनर्जी ने अल्फा पार्टिकल को यहाँ लेकर आया था, ठीक है, वो जो काइनेटिक एनर्जी जो सारी की सारी है वो क्या हो जाएगी, वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वही लिखा है यहाँ, पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। जो ये वाला डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे ये स्टॉप हो चुका है, ठीक है, न्यूक्लियस से, ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप लिख सकते हो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को। अब देखिए, अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है कि जो एनर्जी है वो ना क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या होती है, चेंज हो जाती है। और आप यहाँ भी देख सकते हो, आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो रही थी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी, ठीक है। मतलब कि जो आपकी इनिशियल, जो शुरुआत में जो आपकी काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है, शुरुआत में कुछ आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। जब ये हम मतलब कि जब जब हम न्यूक्लियस के पास जा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो जो काइनेटिक एनर्जी जो शुरुआत वाली थी वो मैक्सिमम होगी, तब तो मैक्सिमम होगी ना, जो शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी थी वो तो जब पास गए तब पार्टिकल स्लो होता जा रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग में तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, ठीक है, और जब ये बिल्कुल यहाँ पहुँच गया तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, मतलब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। तो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो पूरी की पूरी लास्ट में जाकर किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। कहाँ, जब वो अल्फा पार्टिकल कहाँ था, यहाँ था, ठीक है। तो वही अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम ये लिख सकते हैं, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, जब वो कहाँ है, व्हेन इट इज एट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है, जब वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे अल्फा पार्टिकल बैठा हुआ था ना, यहाँ बैठा हुआ था, तब उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो, ठीक है, वो किसके इक्वल है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर एम क्या है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकालते हैं, आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, आपने ये +2 में पढ़ रखा है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये होती है पोटेंशियल इनटू चार्ज, पोटेंशियल इनटू चार्ज, ठीक है, ये होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। दो
चार्ज पार्टिकल के बीच में अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है ना, यहाँ अल्फा पार्टिकल है, यहाँ कौन है, न्यूक्लियस है, तो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, पोटेंशियल इनटू चार्ज के इक्वल होती है। तो हम मैंने क्या बताया, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, पोटेंशियल इनटू चार्ज के इक्वल होती है। ठीक है, अब पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है, मान लेते हैं यहाँ आपके पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये क्या क्यू है और ये क्या है, मान लेते हैं ये आपके पास क्यू नोट है। ठीक है, ये दो चार्ज पार्टिकल है, इनके बीच में क्या होगी, कुछ ना कुछ फोर्स होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हम क्या मान लेते हैं, आर नोट मान लेते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है आर नोट है। तो उस केस में आपको जो पोटेंशियल होता है, जिसको हम वी से दिखाते हैं पोटेंशियल, वो किसके इक्वल होता है, क्यू अपॉन 4πε0 आर नोट। ये आपकी पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्यू अपॉन 4πε0 आर नोट। ठीक है, तो पोटेंशियल इनटू चार्ज, आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे, पोटेंशियल आपके पास गिवन है, चार्ज कौन सा है, ये वाला चार्ज। ठीक है, तो बस ये लगा दो साथ में, क्यू नॉट, मतलब कि जिस चार्ज के कारण आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो क्यू नॉट, तो ये आपके पास क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। ये क्यू किसका कौन सा चार्ज है जिसकी आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, वो वाला क्यू। ठीक है, और क्यू नॉट क्या है, जिसके कारण पोटेंशियल एनर्जी है। देखिए टॉपिक में हम इसको कैसे यूज करेंगे, देखिए पोटेंशियल एनर्जी हम अल्फा पार्टिकल की निकाल रहे हैं, तो यहाँ ये अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज होता है आपको पता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम ही होता है। क्या होता है, हीलियम ही होता है, बस उसमें से क्या निकाल दिए, इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब बीच में बचा कौन, कौन बचा, दो प्रोटॉन बचे, दो प्रोटॉन, और प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, उतना ही चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × E, क्योंकि E क्या है यहाँ, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर भी उतना ही चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, बस प्लस माइनस का फर्क होता है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ 2E, तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज होता है 2E, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 2E इंटू में, ठीक है, हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है ना, तो इंटू में, अब दूसरा जो यहाँ चार्ज पार्टिकल है वो कौन है, ये है। ठीक है, इसके कारण ही पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, तो इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, न्यूक्लियस के ऊपर कितना चार्ज होता है, न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है Z × E। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर कौन भरे होते हैं, प्रोटॉन ही भरे होते हैं। ठीक है, और आपको पता है और न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं, जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, तो Z यहाँ क्या है, एटॉमिक नंबर, तो Z × E क्या हो गया, न्यूक्लियस के ऊपर टोटल चार्ज आ गया। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे Z × E आ जाएगा, अपॉन में 4πε0 इंटू आर नोट। आर नोट क्या है, इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस, तो वो आर नोट आ गया। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट पेज में मैं लिख लेता हूँ, ये आ गया। ठीक है, ½ mv² इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2ZE का स्क्वायर अपॉन में 4πε0 आर नोट। अब यहाँ से अगर मैं आर नोट की वैल्यू निकालूँ, आर नोट क्या है आपका, ये वाला डिस्टेंस, इस डिस्टेंस की मैं वैल्यू निकालने वाला हूँ, तो इस डिस्टेंस की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी, ये आर नोट को उधर ले जाता हूँ। ठीक है, ये ½ mv² नीचे, तो 2ZE² अपॉन 4πε0 आर नोट की जगह ½ mv² आ जाएगा, आर नोट को उधर ले गया, उसको मैं नीचे ले आया। ठीक है, अब देखिए इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ा था ना, उसमें हमने क्या यूज किया था, गोल्ड फॉइल यूज करी थी। तो यहाँ जो Z है ना, वो मैंने क्या कहा था, एटॉमिक नंबर है किसका, इस न्यूक्लियस का। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें Z क्या होगा, फिर एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूक्लियस, एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड। ठीक है, और एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड कितना होता है 79, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, यहाँ E की वैल्यू क्या है आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू क्या होती है 1.6 × 10⁻⁹ वो आ गया। ठीक है, और इसकी वैल्यू भी आपने पढ़ रखी है अपनी छोटी क्लासेस में, 1/4πε0 की, वो क्या होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2, ये भी आपको पता है। ठीक है, और ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, जो काइनेटिक एनर्जी होती है अल्फा पार्टिकल की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल
जो ये हाफ एम वी स्क्वेयर है, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वेयर ये किसके इक्वल होती है 8 इंटू 10⁻⁻13 जूल, ठीक है। ये जो सारी वैल्यूज है ना यहाँ रख दो इसमें, इस एक्सप्रेशन में, तो आर नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, सीधा वो मैं लिख रहा हूँ 4.14 इंटू 10⁻⁻14 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जो आर नॉट की वैल्यू जो आई है वो ये आई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका न्यूक्लियर साइज होता है ना, जो न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो 10⁻⁻14 के ऑर्डर से कम होता है, ठीक है, यही आ रहा है ना, ये 10⁻⁻14 से कम होता है। ऐसा क्यों मैंने बोला, देखिए हमने यहाँ मैं यहाँ दोबारा बना देता हूँ, ये अल्फा पार्टिकल था, ये न्यूक्लियस था, ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल के पास आया, इस पॉइंट से ये क्या हो रहा है, वापस जा रहा है, ठीक है, इस पॉइंट से ये क्या हो रहा है, वापस जा रहा है, ठीक है। इसी तरह कोई भी अगर अल्फा पार्टिकल ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, वो इसी डिस्टेंस से, ये जो मतलब कि जो मैं डिस्टेंस बना रहा हूँ ये क्या होगा, सेम ही रहेगा ना, ठीक है। तो इस डिस्टेंस से वापस ही चला जाएगा अल्फा पार्टिकल, ठीक है, इससे आगे अल्फा पार्टिकल बढ़ ही नहीं सकता, ये हमने अभी बात करी, ठीक है। और जो ये डिस्टेंस है हमेशा क्या है, 4.14 इंटू 10⁻⁻14, जहाँ हम इसको अकेला ये भी कह सकते हैं कि 10⁻⁻14 के ऑर्डर का है वो डिस्टेंस, ठीक है। तो मतलब कि जो मतलब कि जो न्यूक्लियस होगा इसका मतलब वो क्या होगा, 10⁻⁻14 से तो छोटा ही होगा, ठीक है, अल्फा पार्टिकल इस एरिया से आगे नहीं जा रहा, तो मतलब कि 10⁻⁻14 से मतलब कम ही है ना। जो ये न्यूक्लियस है अपने आसपास ये फील्ड बना रहा है ना, इस फील्ड के अंदर कोई अल्फा पार्टिकल नहीं आ सकता, ठीक है। तो इस फील्ड के तो न्यूक्लियस जो है होगा वो अंदर ही होगा ना, है ना। तो इसका मतलब 10⁻⁻14 से जो है न्यूक्लियस छोटा ही है, इसकी जो डायमेंशन है न्यूक्लियस की वो 10⁻⁻14 के ऑर्डर की है, ठीक है। तो यहीं आप लिख सकते हो, हैंस it was concluded that the linear dimension of the nucleus is of the order of 10⁻⁻14 मीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस मीटर में है, ठीक है, तो ये